जय हिंद आप सभी को। मैं हूं आपका क्वांट एंड रीजनिंग मेंटर विपिन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एक छोटे से वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल देख रखा है कि थंबनेल पर लिखा हुआ है कि मैं एक एक्स सर्विसमैन हूं और मुझे बैंक एग्जाम्स की तैयारी जो है वो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरे पढ़ाई का रूटीन क्या होना चाहिए। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही, क्योंकि ये हर साल होता है, जो हमारे फ्रेशर एस्पिरेंट्स होते हैं उनके लिए मैंने एक स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में कई सारे ऐसे एक सर्विसमैन मेरे भाई थे जिन्होंने ये कहा कि सर हमारे लिए भी कुछ किया जाए। अच्छा, उसके पहले मैंने एक्स सर्विसमैन की एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक परफेक्ट स्ट्रेटजी बताई थी। तो उस वीडियो से कई सारे ऐसे एक सर्विसमैन भाई लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े और कई सारे लोगों से मैंने बात की, तो कई सारी बातें सामने निकल कर आई हैं। एक एक करके मैं सब पे चर्चा करूंगा, लेकिन उन सब में एक सबसे बड़ा जो कह सकते हो इश्यू था वो यही था कि सर यही नहीं पता कि स्टार्टिंग कैसे करें। तो पहले तो इस मुद्दे को क्लियर करते हैं, शुरुआत कहां से करनी है, कैसे करनी है, इसको जानते हैं। और धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें जो है वो इस वीडियो के माध्यम से बताता चलूंगा। फिर आपके लिए क्या समथिंग न्यू प्लान किया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वो चाहे एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो या फिर वो एक एक्स सर्विसमैन ही क्यों ना हो, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका रिटायरमेंट आगे एक दो साल में होने वाला है, या जो रिसेंटली रिटायर हो चुके हैं इसी साल और अब उनको अपने होम टाउन में अपने घर के पास बैंक में कोई एक जॉब चाहिए। क्योंकि अगर मैं एक सर्विसमैन की बात करूं तो डिफेंस सेक्टर में मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो डिफेंस सेक्टर के बाद बैंकिंग आना जो है वो पसंद करते हैं। तो डिफेंस सेक्टर के खासकर एयरफोर्स, सबसे ज्यादा डिफेंस में अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स ग्रुप के मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद वो प्रेफर करते हैं कि मैं अब घर ना बैठूं, घर के पास ही रहूं। और क्योंकि जिंदगी भर तो मैं घर के दूर ही रहा यार, ऑब्वियस सी बात है, जिंदगी भर आप घर से दूर रह के ही तैयारी सॉरी नौकरी करते हो। तो अब जब आप रिटायर हो रहे हो तो क्यों ना आपके पास जॉब भी हो और आप अपने घर पे भी हो, इसलिए मैक्सिमम लोग जो है वो बैंकिंग को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे 8 की पॉइंट्स दोस्तों लिखे हुए हैं और ये जो 8 की पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सबको फॉलो करने चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे 8 की पॉइंट्स हैं जो केवल एक्स सर्विसमैन भाई लोग ही फॉलो करें, बाकी नहीं फॉलो करें। ये सबके लिए है। तो शुरुआत हमारी कहां से होनी चाहिए? ये 8 स्टेप्स का पूरा प्रोसीजर है और ये 8 स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए देन डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आप अचीव करके रहेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा कहता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी करने जा रहे हो उसका एग्जैक्ट सिलेबस और उसका पैटर्न क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कि सपोज डेट आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हो। अब आपको पता है कि अगर मैं बैंकिंग की बात करूं तो बैंकिंग की जो मेजर एग्जाम है वो आपका एक तो हो जाएगा ग्रामीण बैंक का पीओ और क्लर्क, ग्रामीण बैंक का पीओ क्लर्क। दूसरा आपका हो जाएगा आईबीपीएस का पीओ और क्लर्क। और तीसरा आपका हो जाएगा एसबीआई का पीओ और क्लर्क। तो ये जो आपके मेजर 6 एग्जाम हैं, इन 6 एग्जाम्स का सिलेबस क्या है और सिलेबस के साथ साथ इनका एग्जाम पैटर्न क्या है। आरआरबी पीओ का एग्जाम पैटर्न क्या है, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम पैटर्न क्या है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो पहला स्टेप है वो यही है कि अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स में एंट्री मार रहे हैं तो दोस्तों आपको इन सारे एग्जाम्स का एग्जाम पैटर्न और इनका सिलेबस क्या है वो पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना पड़ेगा, जब आपने सिलेबस जान लिया, जब आपने एग्जाम पैटर्न जान लिया, तो अब आपको अपना एक टाइम टेबल जो है वो सेट करना पड़ेगा। आपको अपनी प्रिपरेशन का एक पूरा का पूरा स्टडी प्लान सेट करना पड़ेगा कि मेरे पास अभी रिटायरमेंट के 2 साल हैं, मेरी जॉब भी चल रही है, मैं एयरफोर्स टेक्निकल में हूं या फिर मैं एयरफोर्स नॉन टेक्निकल में हूं, मेरे पास पढ़ने के लिए केवल 2 घंटे बचते हैं, मेरे पास पढ़ने के लिए 4 घंटे बचते हैं। तो अपने अपने बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि थोड़ा थोड़ा करके हम अपने आप को तैयार करते रहेंगे और वो थोड़ा थोड़ा करके जब हम तैयार करेंगे तब जाके 1.5-2 सालों में हमारी कंप्लीट तैयारी जो है वो हो पाएगी। अब यहीं पे आपका एक सवाल होगा
कि सर हमने तो सुना है, लोग कहते हैं बैंक एग्जाम्स की तैयारी 6 महीने में ही हो सकती है। आपने सही सुना है। ये वीडियो मैं एक्स सर्विसमैन भाई लोगों के लिए बना रहा हूं। तो जैसे अभी मैंने कहा ना कि 1.5 से 2 साल, तो जो नॉर्मल एस्पिरेंट हैं वो इस वीडियो को मत देखें। आप शेयर कर सकते हैं, आपके लिए नहीं है। 1.5 2 साल मैंने इस लहजे में कहा क्योंकि ये लोग जॉब कर रहे हैं, जो नॉर्मल एस्पिरेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इनके पास इतना समय नहीं होता कि ये आपके जैसे 8 8 10 10 घंटे बैठ के पढ़ेंगे और 6 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। सो मैं जितनी बातें अब यहाँ से बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ वो सारी की सारी बातें हमारे एक्स सर्विसमैन भाई लोगों के लिए है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको पहले तो ये तय करना होगा कि आपको अपने रिटायरमेंट के बाद कुछ जॉब चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जॉब चाहिए तो वो सेक्टर कौन सा होना चाहिए। अगर आपने बैंकिंग सेक्टर को चूज किया है तो एटलीस्ट अपने रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही से ही आप क्या करो, तैयारी करना स्टार्ट कर दो। 2 साल पहले से। और माइंड मेकअप जो है वो ये लेकर मत चलो कि मुझे आरआरबी पीओ बनना है, मुझे आरआरबी क्लर्क बनना है, या मुझे आईबीपीएस पीओ क्रैक करना है, या एसबीआई पीओ क्रैक करना है। आप इनिशियल स्टेज पे जब 2 साल पहले तैयारी करने बैठो तो आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करो। आपका मेन मोटिव होना चाहिए कंप्लीट योर सिलेबस पे, कि आपको धीरे धीरे करके अपना सिलेबस खत्म करना है। तो यहाँ पे मैं जिस स्टडी प्लान की बात कर रहा हूँ वो स्टडी प्लान कुछ ये है, क्योंकि आपके पास सबके पास अलग अलग रूटीन है। कभी आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हो, कभी आप लो एल्टीट्यूड पे होते हो, कभी आप ऐसी जगह होते हो जहां नेटवर्क का कोई मतलब ही नहीं होता। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इस हिसाब से आपको अपना स्टडी प्लान सेट करना होगा कि मैं पर डे 2 घंटे निकाल सकता हूँ, या 3 घंटे निकाल सकता हूँ, या 4 घंटे निकाल सकता हूँ। और जो समय आपका निकल रहा है उस समय में आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अभी मैं आगे चर्चा करूंगी कि किन सब्जेक्ट्स पे आपको पहले फोकस करना है और किन सब्जेक्ट्स को आपको बाद में रखना है। तो जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं आपको उन पे थोड़ा थोड़ा करके काम करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आप एक साथ ज्यादा काम नहीं कर सकते। लैक ऑफ टाइम, समय की कमी है। एक साथ आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको काम करना पड़ेगा। और जब आप थोड़ा थोड़ा करके काम करोगे ना, इसी वजह से आपकी जो प्रिपरेशन है उसको कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन फायदेमंद चीज क्या है कि धीरे धीरे करके अगर आपने अपने रिटायरमेंट से 2 साल पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दी तो 1.5 से 2 साल में आप परफेक्ट वाली पोजीशन पर आ जाओगे कि अब मेरा पूरा सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है। अब जब लास्ट का समय बचेगा, लास्ट ईयर आपके रिटायरमेंट का होगा, तो उस टाइम पे आपके पास जो भी समय बच रहा है आप केवल और केवल प्रैक्टिस और मॉक दोगे। और जैसे ही रिटायरमेंट होता है उसके बाद आप एग्जाम दोगे और पहले एग्जाम में आप क्रैक करके निकाल दोगे। अभी हमारे एक स्टूडेंट हैं, संजय सिन्हा नाम है उनका। तो संजय सर ने रिसेंटली आईबीपीएस क्लर्क में पीएनबी बैंक उनको अलॉट हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक। उनका भी सेम यही स्ट्रेटेजी प्लान था कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद आराम से घर जाऊंगा, फिर आराम से तैयारी करूंगा, तैयारी करने के बाद एग्जाम दूंगा और नौकरी लग जाएगी। उन्होंने पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखा कि क्यों ना पहले से ही तैयार हुआ जाए, और पहले से अपनी तैयारी बनाए रखी। जैसे रिटायरमेंट हुआ उनका एग्जाम निकला और आज उनके पास नौकरी है। तो यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि ये इंतजार मत करिए कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा उसके बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। जो भी समय आपके पास बच रहा है उस थोड़े थोड़े समय को यूटिलाइज करिए, और इस थोड़े थोड़े समय को यूटिलाइज करके आप क्या करिए, धीरे धीरे अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट करिए। तो एक तो आपको अपना परफेक्ट स्टडी प्लान जो है वो बनाना पड़ेगा। तीसरा, अब जब स्टडी प्लान बन जाएगा तो आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो जब आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करना है। आपको ये भूल जाना है कि मैं प्री पढ़ रहा हूं या मेंस पढ़ रहा हूं ना। देखो, मेजर आपके पास कितने सब्जेक्ट होंगे बैंक एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको क्वांट पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, रीजनिंग, आपको इंग्लिश पढ़ना है। इसके अलावा आपको जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये वाला सेक्शन पढ़ना है। तो इसको अभी आप करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को स्किप करके चलोगे, क्योंकि आपको एग्जाम अभी देना नहीं है। अगर किसी को आगे 6 महीने बाद ही एग्जाम देना है तो आप करंट अफेयर्स को साथ लेकर चलिए। बट अगर आप रिटायरमेंट के 2 साल पहले तैयारी कर रहे हो तो अभी करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़नी है। इसके अलावा अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो ग्रामीण बैंक की, तो आपको कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। और कंप्यूटर के बाद फिर आपको पढ़नी पड़ेगी दोस्तों जनरल अवेयरनेस। वो सॉरी 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 जनरल अवेयरनेस हो चुका है, हिंदी पढ़नी पड़ेगी। कंप्यूटर के अलावा अगर आप ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको हिंदी सब्जेक्ट जो है वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा, हिंदी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अब ये जो इतने सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट्स में आपको जो मेन सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पहले कवर करना है वो ये 3 है। मेन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मेन सब्जेक्ट्स में आपके ये 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। इन मेन सब्जेक्ट्स को आपको सबसे पहले उठाना है,
क्योंकि अगर मैं कंप्यूटर, हिंदी या फिर मैं जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करूं तो नो डाउट इनको पढ़ना है, लेकिन अभी आप अगर इनको कम समय भी आप दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम समय के अलावा अगर नहीं भी टाइम दे रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं इन पे आपको काम करना है, लेकिन काम करने का तरीका यह है कि दिमाग से निकाल दो कि मैं प्री पढ़ रहा हूं या मैं मेंस पढ़ रहा हूं। ये सारी चीजें आपको निकाल देनी है, ना आपको प्री पे ध्यान देना है, ना आपको मेंस पे ध्यान देना है इनिशियल स्टेज पे, ना आपको स्पीड पे ध्यान देना है, ना आपको टाइमर पे ध्यान देना है। इन सारी चीजों को इग्नोर करते हुए चलिए, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें सिंपल सा काम करना है अपने प्रिपरेशन के इनिशियल स्टेज पे। हमें इन तीनों सब्जेक्ट्स का बेसिक्स जो है वो क्लियर करना है, बेसिक्स हमें क्लियर करना है। और बेसिक्स क्लियर करने में आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जितना भी समय लग रहा है दीजिए, तसल्ली से दीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपकी नींव मजबूत हो गई तो इमारत कितनी भी ऊंची खड़ी कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर नींव कमजोर होगी और उस पर बड़ी इमारत खड़ी करने की कोशिश करोगे तो वो बार बार गिर जाएगी। इसलिए अपना जितना अच्छे से आप बेसिक्स कवर कर सकते हो उतना अच्छे से बेसिक्स को आप क्लियर करिए, तसल्ली से क्लियर करिए, कहीं की जल्दबाजी नहीं है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लगते हैं, लगने दीजिए, बट आराम से कवर करिए। इसके बाद जब बेसिक्स क्लियर हो जाएगा तो चौथा, अब आएंगे दोस्तों बेसिक्स क्लियर करने के बाद, और अब हम टारगेट करेंगे कि हम अलग अलग एग्जाम वाइज डिफिकल्टी लेवल को सेट करते हैं। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल को सेट करूं तो सबसे डिफिकल्ट होते हैं आपके एसबीआई के एग्जाम, उसके बाद आते हैं आपके आईबीपीएस के एग्जाम, आईबीपीएस का पीओ और क्लर्क वाला जो एग्जाम है वो आता है, और डिफिकल्टी लेवल में सबसे लो लेवल पे आते हैं आपके आरआरबी के एग्जाम जिसमें आपका पीओ और क्लर्क का एग्जाम होता है। तो आपको ये तो पता है कि हाँ कौन सा एग्जाम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, कौन सा एग्जाम लेस डिफिकल्ट होता है, लेकिन साथ ही साथ आपको काम करना होगा इंडिविजुअल एग्जाम्स पे। तो जब आप मेंटर्स के साथ काम करोगे, टीचर्स के साथ काम करोगे, जैसे आप मेरे से पढ़ाई करोगे, मेरे बैच आप कर रहे होगे, तो मैं आपको बताता चलूंगा कि इस एग्जाम के लिए इतना डिफिकल्टी लेवल चाहिए, इस एग्जाम के लिए इतना डिफिकल्टी लेवल चाहिए। तो हर एक एग्जाम का क्या डिफिकल्टी लेवल है ये भी हमें पता होना चाहिए। अब बेसिक्स क्लियर है, अलग अलग एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्लियर हो चुका है, तो अब हम उठाएंगे किसको? अब हम उठाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर को। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के थ्रू हमें यह पता लगेगा कि एग्जामिनर का वे ऑफ क्वेश्चनिंग का तरीका क्या है, कैसे क्वेश्चंस वो बनाना पसंद कर रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में किस पर्टिकुलर टॉपिक का कितना ज्यादा वेटेज है। ये सारी चीजें हमें पता लगेंगी कहां से? ये सारी चीजें हमें पता लगेंगी दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर से। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस और एनालिसिस हमें साथ लेकर चलनी है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। मॉक टेस्ट देने से हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का पता लगेगा। मॉक टेस्ट जब आप दोगे तो आपका कौन सा सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा सेक्शन आपका कम स्ट्रांग है, आप कौन कौन से पॉइंट्स पे गलतियां कर रहे हो, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता लगेंगी। उसके बाद तो आपको केवल कॉन्टिन्यूअसली रिवीजन ही करना है, और रिवीजन करने के साथ साथ एक और पॉइंट ध्यान रखना है कि जितने बैंकिंग एग्जाम्स में जो एस्पिरेंट सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो सेलेक्ट होने के बाद ये बताते हैं कि उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हुई, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो उन्होंने की। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो एस्पिरेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं आखिर वो प्रॉब्लम है कौन कौन सी। जब वो प्रॉब्लम्स हमें भी पता चल जाएंगी तो हम उन प्रॉब्लम्स को फेस करने से पहले ही उसका सोल्यूशन जो है वो ढूंढ लेंगे। तो ये एक 8 स्टेप प्रिपरेशन आपका कह सकते हो, पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है, लेकिन इसको अभी और डिटेल में हम आगे लेकर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो बैंक एग्जाम्स का और जितने आपके इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम हैं इनका मेनली सिलेबस क्या है। शुरुआत करेंगे दोस्तों सिलेबस से। सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है दोस्तों क्वांट से। क्वांट की अगर हम बात करें तो क्वांट के दोस्तों बेसिकली 3 सेक्शन हैं। एक सेक्शन जिसपे स्पीड मैथ या फिर जिसको वन लाइनर के नाम से आप जानते हो वो रखा गया है। दूसरा सेक्शन आपका अरिथमेटिक और एडवांस का है, और तीसरा सेक्शन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का है। स्पीड मैथ में दोस्तों आपको सीखना होगा कैलकुलेशन टेक्निक्स,
प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल, इनके साथ खेलने का तरीका हमें आना चाहिए कि अगर मेरे से पूछ लिया गया 173 226 तो ऐड करने के लिए वन वन डिजिट को हम ऐड ना करें, कुछ डायरेक्ट अप्रोच पता होनी चाहिए जिससे हम अपने काम को आसान कर सकें। फिर स्पीड मैथ के अंदर आता है सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर सीरीज। दोस्तों, अगर मैं आरआरबी के एग्जाम की बात करूं, ग्रामीण बैंक की, तो आरआरबी का जो क्लरिकल लेवल एग्जाम होता है, आपको अगर मैं बताऊंगा कि क्लरिकल लेवल एग्जाम में आपको 15 से 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं स्पीड मैथ के, तो आप ताजुब मानोगे। भाई साहब 10-10 क्वेश्चन स्पीड मैथ के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ गए सीरीज के, 5 आ गए क्वाड्रेटिक के। तो ये जो स्पीड मैथ है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फायदे हैं इसके करने से। एक तो पर्टिकुलर एग्जाम जो है उसमें आपके स्कोर को बूस्ट कराने में ये आपकी मदद करेगा। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जब आप स्पीड मैथ पे अच्छे से काम करना जान जाओगे तो आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा के क्या करेंगे? देखो, आगे चल के जब आप अरिथमेटिक और डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तो अरिथमेटिक और डीआई के क्वेश्चंस कई बार आपने सुना होगा, कई ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि क्वेश्चन लगाना कैसे है, अप्रोच क्या है, हमें पता है, लेकिन हमें कैलकुलेट करने में टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में लगना चाहिए तो वो हम 1 मिनट में लगा पाते हैं। तो अगर कैलकुलेशन स्पीड आपकी बेहतर है तो कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन पर लगने वाला टाइम है वो भी आपका रिड्यूस होगा। फिर दोस्तों, अगर हम एडवांस और अरिथमेटिक की बात करें तो इसके सिलेबस में नंबर सिस्टम रखा गया है, यहीं पे आपको एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ना होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ भी आपको पढ़ना होगा, सर्च इंडिसेस हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये सारी चीजें यहां पर आपको पढ़ाई जाएंगी। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट रेशियो, मिक्सचर, एवरेज, एज, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, Q1 Q2 जिसको क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के नाम से जानते हैं, और डेटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे। इसके बाद दोस्तों डीआई की बात करेंगे। डीआई में आपका पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल चार्ट, कैस्टलेट, ये प्रीलिम्स की बात है। फिर मेंस में कुछ एक्स्ट्रा चार्ट भी हमें पढ़ने होंगे, जैसे डोनट चार्ट आ जाएगा, ट्री चार्ट आ जाएगा, रडार आ जाएगा, और रडार के अलावा आपको कैंडल डीआई आ जाएगी, बबल चार्ट आ जाएगा। तो ये कुछ अलग ग्राफ हैं जो हमें मेंस लेवल पे पढ़ने होते हैं। ये जितना सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रीलिम्स में कम, मेंस में ज्यादा पूछी जाती हैं। जैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी की बात करो, आजकल प्रीलिम्स में नहीं पूछा जा रहा है, मेंस में पूछा जा रहा है। Q1 Q2 डेटा सफिशिएंसी बहुत रेयरली आपका प्रीलिम्स में आता है, अदरवाइज इसको मेंस में ज्यादा पूछा जाता है। तो अभी मैं बेसिकली सिलेबस आपको बता रहा हूं। मैंने क्या कहा, अभी दिमाग से निकाल दो क्या प्री है क्या मेंस है। अभी हमें इसके बारे में जानना है कि ये टॉपिक क्या है, इनका बेसिक्स क्या है, इनके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस यहां बनते हैं, इन सारी चीजों पर हमें फोकस करना है। अभी प्री और मेंस को आप दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छा, क्वांट के बाद दोस्तों हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग का दोस्तों बड़ा लिमिटेड सिलेबस है, सबसे लेंदी सिलेबस जो है वो आपके क्वांट का है। बाकी अगर मैं रीजनिंग की बात करूं या फिर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, तो रीजनिंग और इंग्लिश साथ ही साथ बाकी जितनी भी चीजें हैं इनका बड़ा लिमिटेड सिलेबस है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लेंदी सिलेबस मिलेगा, लिमिटेड सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे रीजनिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, ये आपको रीजनिंग के अंदर पढ़ना है अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। इसी तरीके से इंग्लिश में क्लोज टेस्ट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन या फिर पैरा सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉलम बेस्ड स्पेलिंग एरर्स, वर्ड स्वैपिंग, वर्ड रीअरेंजमेंट, सेंटेंस बेस्ड एरर्स, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश के अंदर पढ़नी होंगी। इनका सिलेबस बड़ा ही लिमिटेड है, इसीलिए कहा जाता है इन दोनों में आपको एक बार अपना केवल और केवल क्या करना है, बेसिक्स तैयार कर लेना है। उसके बाद केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस थोड़ी बड़ी नहीं, सुपर वाली प्रैक्टिस करनी है, सुपर डुपर प्रैक्टिस करनी है। केवल अभ्यास करते चलो, काम आपका बन जाएगा। आगे चलिए, अब दोस्तों अगली बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की।
जो कि आपके मेंस का पार्ट है, ये किसी भी प्री एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो हमारी बैंकिंग की हिस्ट्री है, जो इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग वाला पार्ट है, वो हमें थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते रहना होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, हमें पढ़ना होगा हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग। हमें पढ़ना होगा कितने टाइप के बैंक होते हैं, हमें पढ़ना होगा कि बैंकिंग रेगुलेशन और पॉलिसीज क्या हैं, बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हमें जानना होगा, फाइनेंशियल मार्केट और इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमें जानना होगा, हमें दोस्तों इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होती है इसके बारे में जानना होगा, हमें बैंकिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जानना होगा। इसी तरीके से आरबीआई क्या है, आरबीआई के फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, बैंकिंग रिफॉर्म्स क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, बैंकिंग टर्म्स और एब्रिविएशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, करंट अफेयर्स भी आपको देखना होगा। इसके अलावा आप आगे चलोगे तो अब आता है दोस्तों आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, क्योंकि अगर आप ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्यूटर और हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ग्रामीण बैंक में हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है, हिंदी और इंग्लिश में आप कोई एक सब्जेक्ट जो है वो चूज करोगे मेंस एग्जाम के लिए। तो अगर आप कंप्यूटर के पास आओगे, कंप्यूटर के सिलेबस की बात करोगे, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड इन्वेंशंस कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर कंपोनेंट्स, इसके अलावा स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन, एमएस एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट, नेटवर्क एंड इंटरनेट, कंप्यूटर वायरस एंड साइबर सिक्योरिटी, डेटाबेस आईडीबीएमएस, इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट्स, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईसीटी गवर्नेंस, वेब टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको कंप्यूटर में पढ़ने होंगे। और बचता है हिंदी, तो अपठित गद्यांश हो गया, समानार्थक और विलोम शब्द हो गया, रिक्त स्थान हो गया, गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य में त्रुटि, शब्द त्रुटि या वर्तनी त्रुटि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो ये पूरा का पूरा क्या था, ये पूरा का पूरा आपका बैंक एग्जाम्स का सिलेबस है, कि अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज ये इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें आपको क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अब देखिए मैं आपको पूरी प्लानिंग बताता हूं, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हाँ, 1 मिनट। चलिए, अब देखो मैं आपको कुछ मेन सब्जेक्ट बताता हूं। सपोज डैट कि आपका जो रिटायरमेंट है वो 2027 में है, मान के चलो। हो सकता है किसी का 2026 में हो सकता है किसी का 2025 में हो। तो जिनका इसी 2025 में है उनको भी अच्छे से फिर तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर ये प्लान कर रहे हैं कि 2025 में ही हम रिटायर होंगे और रिटायर होने के तुरंत बाद जो है हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, हमारी नौकरी लग जाएगी, तो पॉसिबल दुनिया में सब कुछ है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत की जरूरत होगी। 2026 में जिनका एग्जाम है, 2027 में जिनका एग्जाम है, उनके पास अभी समय है। इनिशियल स्टेज पे आपको एक काम करना होगा। इनिशियल स्टेज पर आपको केवल 3 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है। वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो 3 सब्जेक्ट हैं आपके क्वांट, वो आपका दूसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, और वो तीसरा सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश। इनिशियल स्टेज पे आपको इन पे काम करना होगा। 6 महीने का आप क्या करिए, 6 महीने का आप टारगेट फिक्स कर लीजिए। इस 6 महीने के टारगेट में आपको क्या करना है, अपने क्वांट, अपने रीजनिंग और अपने इंग्लिश के केवल और केवल बेसिक्स पे काम करना है। केवल और केवल बेसिक्स पे, जो इसका बेसिक्स है, जो इसका फाउंडेशन है, आप केवल इस पर काम करिए। कोई टाइमर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री मेंस सब कुछ दिमाग से निकाल के केवल आपको बेसिक्स पे काम करना है। जब एक बार हमारा बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके बाद आपका आएगा प्रिपरेशन का सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप पे आपको इन तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स की लेवल वाइज प्रैक्टिस करनी है। लेवल वाइज प्रैक्टिस करनी है। लेवल वाइज प्रैक्टिस क्या होती है, देखो 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 जिसको हम इजी क्वेश्चंस बोलते हैं, लेवल 2 जिसको हम मॉडरेट लेवल बोलते हैं, लेवल 3 जिसको हम डिफिकल्ट की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक इजी,
एक डिफिकल्ट और एक मॉडरेट, ये तीन कैटेगरी बनती हैं। बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेने के बाद हमें इस पे क्या करना होगा, हमें लेवल वाइज प्रैक्टिस करनी होगी कि भाई पहले हमने इजी लेवल क्वेश्चंस पे काम कर लिया, मॉडरेट पे काम कर लिया, डिफिकल्ट पे काम कर लिया। अब इस पे प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारा जो रिवीजन वाला पार्ट है वो भी चलते रहना चाहिए कि जो हमने बेसिक्स में सीखा था वो ऐसा तो है नहीं कि आजीवन दिमाग में बना रहेगा, उसको रिवाइज भी करते चलना है। रिवीजन प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। और सेकंड स्टेप पे अगर आपने यहां पे 6 मंथ का प्लान बनाया है, 6 मंथ का, तो आपको कम से कम 2 महीने यहां पर यह काम लगातार करना है। अब 2 महीने आपने लगातार केवल क्या किया, रिवीजन और लेवल वाइज अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस की। जब आप ये कर लोगे तो ये, और ये केवल मैं क्वांट के लिए नहीं बता रहा हूं, ये क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों के लिए बता रहा हूं, तीनों के लिए, कि पहले 6 महीने में आपने इनके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किया, अगले 2 महीने आपको इन पे लेवल वाइज प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन स्टार्ट कर देना है। अब जब ये आपने 2 महीने कंप्लीट कर लिए तो इसके बाद आता है आपके प्रिपरेशन का थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप पे आपको धीरे से मूव कर जाना है और जो आपका मेंस लेवल कंटेंट है अब उसको थोड़ा सा टच करिए। मेंस लेवल कंटेंट, क्योंकि प्री के लिए आपने अपने आप को सफिशिएंट टाइम दे दिया, अब आपको मेंस लेवल कंटेंट को क्या करना है, टच करना है। इस मेंस लेवल कंटेंट पे काम करिए, प्लस जो आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट है, जो आपने पिछले अपने 8 महीने दिए हैं, उसका रिवीजन जारी रहेगा, वो आपको बंद नहीं करना है, उसको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका है आप मॉक स्टार्ट करिए, आप मॉक दीजिए, सेक्शनल मॉक दीजिए। सेक्शनल मॉक जानते हो ना, सेक्शनल मॉक कौन से होते हैं, सेक्शनल मॉक होते हैं कि आपको केवल क्वांट का मॉक मिल जाए, आपको केवल रीजनिंग का मॉक मिल जाए, आपको केवल इंग्लिश का मॉक मिल जाए। तो जब आप ये स्टार्ट करोगे ना, इसी को स्पीड टेस्ट कहा जाता है, इसी को स्पीड टेस्ट कहा जाता है, चेक और स्पीड वाया टेस्ट। तो ये आपको क्या करना है, स्टार्ट कर देना है, और ये देते रहने से आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी, आपका वीक पॉइंट कहां है, कहां पे आप कमजोर हो, ये आपको पता चलता रहेगा। अब आपको मेंस लेवल कंटेंट पे टच करना आपने स्टार्ट कर दिया। यहां पे भी इनिशियल स्टेज पे आपकी स्पीड क्या है, डजंट मैटर। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम ले रहे हो, डजंट मैटर। ये सारी चीजें हमें इग्नोर करते हुए चलना है। अब यहां पर आपको कम से कम 4 महीने समय देना है, 4 महीने, 4 महीने आपने यहां पर समय दे दिया। आपकी पूरी 1 साल का समय जो है वो बीत चुका है। इस 1 साल के समय में आपने अपने आप को कुछ इस तरीके से मजबूत किया है कि आपके प्री प्लस मेंस अब दोनों के लिए आप क्या हो चुके हो, कंप्लीटली तैयार हो चुके हो। अब आपने जब मेंस पे भी काम कर लिया, प्री पे भी काम कर लिया, तो जब आप इसको फाइनलाइज करोगे तो फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली आपको केवल और केवल मॉक देने होते हैं। मॉक देते रहिए, आपके पास कंटेंट के तौर पे पीडीएफ होंगी, पीडीएफ को सॉल्व करते रहिए। पीडीएफ सॉल्व करने के अलावा जो चीज भूल रहे हैं उनको रिवाइज करते रहिए, उनका रिवीजन करते रहिए, और कुछ करने की आपको नीड नहीं है। एक बड़ा सिंपल सा टास्क है, कंप्लीट कर लो अपना सिलेबस, अभ्यास जम के कर लो, अभ्यास करने के बाद प्री और मेंस लेवल कैटेगरी जो है उसको कवर कर लो, दिन जाके एग्जाम दोगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, अगर इतनी मेहनत आपने कर ली। अब देखो होता क्या है, आप कहोगे सर आपने 1 साल का बहुत लंबा टाइम बता दिया, ये 1 साल का इतना लंबा टाइम आप क्यों बता रहे हो। देखो दोस्तों, रिसेंटली मेरी कई सारे एक सर्विसमैन भाई लोगों से बात हुई, तो जब मेरी सबसे बात हुई तो मैंने उन सबसे बात करके एक चीज बहुत मतलब कह सकते हो फील की, और वो फील ये कि एक तरफ एक नॉर्मल एस्पिरेंट है, ध्यान से सुनना, एक तरफ एक नॉर्मल एस्पिरेंट है। नॉर्मल एस्पिरेंट का मतलब एक फ्रेशर है जिसने अभी 12th पास किया है और या फिर ग्रेजुएशन पास किया है, जिसकी उम्र 20-24 साल है मुश्किल से। और एक तरफ आप हो, एक तरफ हमारे एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन हुए काफी लंबा गैप हो चुका है, जिनकी पढ़ाई से उनको काफी लंबा गैप हो चुका है। आपकी उम्र जो है वो भी सपोज दैट 35+ या 40+ या 42+ है। तो अब आप में और इस नॉर्मल एस्पिरेंट में बहुत फर्क है, ये फर्क मुझे समझाया एक मतलब दोस्त कह सकते हैं हम, क्योंकि आप दोस्त ही हैं, तो उनसे बात हो रही तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से फर्क समझाया। उन्होंने कहा देखिए सर होता क्या है कि हमारी जब हम नौकरी कर रहे होते हैं तो पढ़ाई से टच जो है वो काफी लंबा गैप हो जाता है। उसके बाद जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं ना,
तो तैयारी स्टार्ट करने में इनिशियल स्टेज पे कई सारी प्रॉब्लम आती हैं। पढ़ाई में बहुत ज्यादा देर तक हमारा मन नहीं लगता, हम बहुत देर तक बैठ नहीं पाते हैं, बहुत इजीली हम चीजों को टैकल नहीं कर पाते हैं। कि एक फ्रेशर बच्चा है, उसने बहुत इजीली चीजों को कैप्चर कर लिया, हमें कैप्चर करने में थोड़ा सा समय लगता है। इसके अलावा अगर कोई बात सामने वाला समझा रहा है, तो जो 20-22 साल का बच्चा होगा, एक यंग बच्चा जिसका पढ़ाई से लगातार टच बना हुआ है, जो रिसेंटली ग्रेजुएशन करके आया है, वो उस चीज को बहुत जल्दी समझेगा। लेकिन सर हमें समझने में थोड़ा सा समय लगता है। एक नॉर्मल बच्चा चीजों को सीख कर अभ्यास करेगा तो हो सकता है वो 1 घंटे में 40-40 क्वेश्चन लगा ले, लेकिन जब हम अभ्यास करने बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा समय लगता है। तो कुल मिला के अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, तो एक्स सर्विसमैन जितने भाई लोग हैं, इनकी प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। उसके पीछे की कई सारी वजह हैं जो मैंने अभी आपको बताई कि टाइम टेकिंग प्रोसेस होने के पीछे की वजह क्या है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि 4 से 5 महीने में सब कुछ कर लेंगे, तो 4 से 5 महीने में नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपको सालों लग जाएंगे। अगर इनको 4 महीने लग रहे हैं तो आपको अपने आप को क्या करो, डबल या ढाई गुना कर लो। आपको 10 महीने लग सकते हैं, 12 महीने लग सकते हैं। तो इसीलिए ये जो आपकी कैटेगरी बनाई गई है दोनों की अलग अलग, ये मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि वाकई में एक एक्स सर्विसमैन के लिए, और हैट्स ऑफ है यार कि आपके अंदर अभी भी वो जुनून है कि आप इतनी नौकरी करने के बाद भी आपके अंदर ये भावना है कि चलो यार बैठते नहीं है, काम करते हैं। बैठने से शरीर बेकार होगा, घर के पास रहेंगे और काम करेंगे, मेहनत करेंगे। तो इसके लिए तो भाई आप सभी को सैल्यूट है। फिर उन भैया से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने एक मुझे सजेशन दिया और वो सजेशन मुझे बहुत पसंद आया। सजेशन उनका ये था कि सर होता क्या है कि आप लोग बैच लॉन्च करते हो, तो जब बैच लॉन्च करते हो तो उसी बैच में एक्स सर्विसमैन भी एडमिशन लेता है और उसी बैच में एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो है वो भी एडमिशन लेता है। तो सर दिक्कत ये होती है कि आप जब पढ़ाते हो तो आपके दिमाग में कभी भी ये नहीं रहता कि इस बैच में एक्स सर्विसमैन भी हैं। आप नॉर्मल एस्पिरेंट समझकर उसी स्पीड के साथ पढ़ाते हो और दिक्कत ये होती है कि हम लोग ज्यादा कह नहीं पाते, जबकि सच्चाई ये है कि हमें ऐसा फील होता है जैसे क्लास बहुत स्पीड में भाग रही हो। तो मैंने कहा बताइए इसका क्या सजेशन है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि सर पैन इंडिया ये कहीं नहीं हो रहा है, आप क्यों ना एक इनिशिएटिव उठाइए, और इनिशिएटिव ये उठाइए कि जितने भी हमारे डिफेंस सेक्टर के एक्स सर्विसमैन भाई लोग हैं, जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई बहन हैं डिफेंस सेक्टर के, क्यों ना सर इनके लिए एक स्पेशल बैच बना दिया जाए। तो मुझे सजेशन पसंद आया कि सर एक काम करिए, एक स्पेशल बैच बनाइए, और ये स्पेशल बैच नॉर्मल वालों के लिए ना हो। इस बैच में केवल और केवल कौन हो, इस बैच में केवल और केवल एक्स सर्विसमैन ही हो, जिससे कि आप उसी स्पीड से पढ़ा सकें जिस स्पीड से एक्चुअल में एक्स सर्विसमैन वाले पर्संस की रिक्वायरमेंट है। तो इस बात पे फिर हमारी पूरी टीम ने चर्चा की। पूरी टीम ने जब चर्चा की तो हमने वाकई में एक कंक्लूजन निकाला, और इस कंक्लूजन को निकालकर हमने फिर एक बैच लॉन्च किया। एक बैच दोस्तों हमने लॉन्च किया है, इस बैच का नाम है योद्धा बैंक बैच, क्योंकि आप वाकई में एक योद्धा की तरह ही ट्रीट करते हैं, योद्धा ही हैं आप। तो योद्धा बैंक बैच जो हमने लॉन्च किया है, इस बैच में हमने दोस्तों केवल और केवल किसको एडमिशन दिया है, ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन का ये बैच है। इस बैच में नॉर्मल एस्पिरेंट्स का रहना उचित नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा है जो नॉर्मल फ्रेशर बंदा है, वो इस वीडियो को देख रहा है, तो आप इस बैच में मत आइएगा। आपका बैंक महापैक अधिकारी बैच, जो अदर बैच चल रहे हैं फ्रेशर्स वाले, वो आपके लिए हैं, आप यहां पर नहीं आएंगे। अब ये जो बैच है वो केवल और केवल है एक्स सर्विसमैन भाई लोगों के लिए, कि अगर आपके रिटायरमेंट में 1-2 साल बाकी हैं या फिर आप रिटायर हो चुके हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इस बैच में आपका स्वागत है। इस बैच में दोस्तों हम आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। क्वांट पढ़ाने वाले हैं, रीजनिंग पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर और हिंदी पढ़ाने वाले हैं। इस बैच में टोटल आपको 500 प्लस लाइव क्लासेस मिलेंगी। कितनी लाइव क्लासेस? 500 प्लस लाइव क्लासेस। ऐसा नहीं है कि बस एडमिशन लेके उड़ा के खत्म करेंगे, बिल्कुल नहीं। 500 प्लस लाइव क्लासेस इसलिए क्योंकि आपको सुकून से हमें पढ़ाना होगा, तसल्ली के साथ पढ़ाना होगा। हमारे पास जो फैकल्टी सेटअप है पूरा आपकी वाईटी पे क्लास की चलती ही चलती है। मैक्सिमम बच्चे जो है वो क्लास कर रहे हैं। लास्ट ईयर बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए, अभी आईबीपीएस पीओ क्लर्क का रिजल्ट आया, उसमें बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए। तो पढ़ते रहिए, ये पूरी की पूरी जो टीम है वो आपके साथ काम करेगी। मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी के टीचर मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के टीचर मिलेंगे, इंग्लिश के लिए मैम है। तो पूरी सेटअप है। आपको लाइव क्लासेस के अलावा हम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करेंगे, डाउट सेशन लेंगे,
और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसी कोर्स के साथ हम आपको स्पीड टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं और स्पीड टेस्ट 200 प्लस होंगे कि आपको अगर यहां पर आपने बैच परचेज कर लिया तो ये नहीं होगा कि आपको स्पीड टेस्ट लेने कहीं और जाना पड़ेगा, सब कुछ हम प्रोवाइड कराएंगे। एक और इनिशिएटिव जो हमने लिया, सर का ये कहना था कि सर जो बैच स्टार्ट करिएगा, बैच में क्लासेस केवल और केवल मंडे टू फ्राइडे ही रखिएगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रखिएगा और हफ्ते में एक दिन का समय जरूर निकालिएगा, उस एक दिन के समय को निकालकर फेस टू फेस बात करिएगा। तो हमने ये तय किया है कि सैटरडे को हम आप सभी से फेस टू फेस बात करेंगे। फेस टू फेस बात करके आपके जितने मुद्दे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, जहां जहां आपको दिक्कत हो रही है उनको नोट डाउन करेंगे और उन पे आपको काम कराएंगे। तो ये सजेशन वाकई में अच्छा था। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं और आपको लगता है कि आपके लिए स्पेशली आपका बैच होना चाहिए जिसमें फ्रेशर्स ना हो, सारे के सारे एक्स सर्विसमैन हो, आपकी अपनी एक कम्युनिटी बन जाए और मिलजुल के बढ़िया तरीके से आप तैयारी करें, तो इस बैच में आपका स्वागत है। योद्धा बैंक बैच है ये बैच आपको कहां मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये बैंक दोस्तों जो बैच है वो एक तो हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, स्टडी लवर वेयर, वहां मिल जाएगा स्टडी लवर वेयर। दूसरा, आप हमारी वेबसाइट खोल लीजिएगा, खोल लिया, ओपन करना। जब आप इसको वेबसाइट को ओपन करोगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा कि हम बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बैंक सेलेक्ट करके सेव कर दीजिएगा। कर दिया आपने। जब आप बैंकिंग सेलेक्ट करके सेव कर दोगे तो यहाँ जाइएगा पेड कोर्स में। पेड कोर्स में देखो सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है योद्धा बैंक बैच। भाई साहब 500 क्लासेस, 200 स्पीड टेस्ट, 700 आइटम तो ये हो गए, पीडीएफ डाउट सेशन बाकी सब छोड़ दो। 700 4,999 का बैच है, ऑन एन एवरेज 7 रुपए आप कह सकते हो पर कंटेंट आपको मिल रहा है, इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं है। एक क्लास 7 रुपए में मिल रही है, इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये इस बैच की वैलिडिटी पूरे 1 साल है। आराम से सुकून से पढ़ना हमारे साथ, बेहतरीन तरीके से आपको हम यहाँ पे तैयारी कराएंगे। इसके अलावा आप यहीं पर जब हमारे बैच में जाते हो तो यहाँ पे आपको देखो इस वेबसाइट में एक सेक्शन मिल रहा है फ्री क्विज एंड टेस्ट का। सब्जेक्ट वाइज क्विज ओपन कर लेना। यहां जाओगे तो यहां पे आपको हर महीने सब्जेक्ट वाइज क्विज देखने को मिलता है। ये देखो डेट वाइज दिख रहा है ना आपको, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, रीजनिंग का अलग क्विज, इंग्लिश का अलग, क्वांट का अलग। इसके अलावा यही नहीं, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देखने को मिलते हैं कि आपने यहां ओपन किया और आपने अप्रैल 2025 ओपन किया, अप्रैल 2025 में जाएंगे, यहां आपको देखने को मिल जाएगा फुल लेंथ टेस्ट। हर महीने संडे संडे फ्री टेस्ट आते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट फ्री में अपलोड होता है। करंट अफेयर्स में जाइए, अपना महीना जो है वो सेलेक्ट कर लीजिए कि अप्रैल 2025 का टेस्ट देना है करंट का। ये देखिए 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12, 13, 14, 15, 16, ये पर डे डेट वाइज आपको करंट अफेयर्स का टेस्ट फ्री में देखने को मिलता है। तो ये सारी सर्विसेज आप लोगों के लिए हैं, इनका फायदा उठाइए। और जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि इनिशियल स्टेज पर केवल और केवल बेसिक्स पर काम करिए, मेन सिलेबस पे काम करिए, उस पे फोकस कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस देन मेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी बताई है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिएगा अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ, और हाँ, एक प्यारा सा अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करिएगा ताकि आप मुझे अगर अप्रिशिएट करो तो मैं ऐसे ही और ज्यादा मेहनत आप सभी के लिए करता रहूं। सो जय हिंद आप सभी को, आपके जज्बे को सलाम है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।